गुड मॉर्निंग। अब हम लोग कुछ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं। कुछ जो मेरे जान पहचान के लोग हैं मेरे अराउंड, और वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एक बार देख लूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, कौन से उतने अच्छे नहीं हैं। तो मैं बस अपना एक फीडबैक दे देता हूँ कि मुझे क्या लगता है। फिर उनका पैसा, उनकी मर्जी, उनको कैसा क्या कंटिन्यू करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग, और इसके थ्रू सीखते हैं कि कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं म्यूचुअल फंड्स को खरीदने से पहले। ये एनालिसिस खरीदने से पहले होनी चाहिए, खरीदने के बाद नहीं होनी चाहिए। बट कुछ लोगों ने खरीद रखा है तो आओ उसके थ्रू सीखते हैं। ये पोर्टफोलियो किसका जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो मेरे एक नोन की फ्रेंड है, तो उसका पोर्टफोलियो है। देखते हैं जरा इसमें कितने म्यूचुअल फंड्स हैं पोर्टफोलियो के अंदर। टोटल 5 म्यूचुअल फंड्स उसके पोर्टफोलियो में है। बारी बारी से एक एक म्यूचुअल फंड को देखते हैं और कैसे एनालाइज करना है, किस बेंचमार्क से कंपेयर करना है, वो देखते जाते हैं। तो फर्स्ट म्यूचुअल फंड जो उसके पोर्टफोलियो में प्रेजेंट है वो कौन सा म्यूचुअल फंड है? तो ये उसके एक स्क्रीनशॉट आया था मेरे पास। तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, ये ब्लू चिप इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टेड है। आओ कंपेयर करते हैं जरा इस फंड को विथ अ बेंचमार्क। तो इस फंड के पहले क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, इसके 3 इयर्स का एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। इसका जो सी ए जी आर रहा है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो रहा है, वो 21.90% पे कंपाउंडेड ग्रो कर रहा है ये लास्ट 3 इयर्स के अंदर। इसका एग्जिट लोड 1% रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.45% रहा है। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इसका जो इस पर्टिकुलर इक्विटी फंड का कुछ डिटेल्स है। अब इसे कंपेयर किसके साथ करना है हम लोगों को? तो जब भी हमारे पास ब्लू चिप फंड रहेंगे, जब भी हमें ब्लू चिप फंड्स को कंपेयर करना होगा, उसकी परफॉर्मेंस को देखना होगा कि वो कितना रिस्क रिवॉर्ड है उसके अंदर, तो हमें हमेशा ब्लू चिप फंड को कंपेयर करना चाहिए विथ निफ्टी इंडेक्स फंड। तो एस बी आई निफ्टी इंडेक्स फंड जो कि बहुत ही लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट है, इनके साथ देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है रिलेटिव टू इंडेक्स। निफ्टी इंडेक्स के रिलेटिव में इस ब्लू चिप फंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो निफ्टी इंडेक्स फंड का जो सी ए जी आर रहा है वो सेम 3 इयर्स के पीरियड में 22.41% रहा है। एग्जिट लोड यहाँ पे सिर्फ 0.2% है, और एक्सपेंस रेशियो 0.18% है। तो जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो निगेटिव पॉइंट्स हैं, नाम से ही पता चल रहा है हमें कि जो सी ए जी आर है, मतलब किस रेट पे वो बढ़ रहा है शेयर्स या इक्विटी फंड जो है। तो निफ्टी बढ़ रहा है 22.41% के सी ए जी आर पे लास्ट 3 इयर्स के अंदर। और ये ब्लू चिप फंड जो है ये 21.90% पे बढ़ रहा है, यानी कि ये फंड निफ्टी जितना भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। निफ्टी गवर्नमेंट के साइड से बनाया हुआ एक फंड है। 50 शेयर्स का एक एवरेज है, जो ब्लू चिप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज का एक ग्रुप है। अगर ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है ये निफ्टी से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रीजन है कि मैं इस फंड को खरीदूं। अगर इसके फंड मैनेजर्स निफ्टी से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उनको एक्स्ट्रा फीस क्यों दूं, फंड मैनेजर को मैं फीस क्यों दूं। जो एग्जिट लोड है ये निगेटिव पॉइंट है। एग्जिट लोड एक निगेटिव पॉइंट है, ये जितना कम हो उतना अच्छा होगा। तो एग्जिट लोड निफ्टी फंड पे 0.2% है और यहाँ पे 1% है। कोई सेंस बनता है क्या इस चीज का कि मैं इनको एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों दूंगा? जो एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पे, एक्सपेंस रेशियो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। एक्सपेंस रेशियो इज अ नेगेटिव पॉइंट। ये निफ्टी वाले का 0.18% होता है, और कैनरा वाला जो एक फंड है यहाँ पर वो 0.45%। ऑब्वियसली यहाँ पे चार्जेस सारे हायर हैं, बहुत ज़्यादा हायर है। डबल से भी ज़्यादा हायर चार्जेस मैं इसको पे कर रहा हूँ, और इसका रिटर्न निफ्टी से भी कम है। तो कोई सेंस नहीं बनता ऐसे म्यूचुअल फंड को खरीदने का। तो क्लियर कट मेरे अकॉर्डिंग ये म्यूचुअल फंड, जो मेरा व्यू पॉइंट है, आपको कंटिन्यू करना है नहीं कंटिन्यू करना है वो आपकी व्यू पॉइंट है। ये मैं पुराने परफॉर्मेंस के बेसिस पे कर रहा हूँ। हाई परफॉर्मेंस क्या होगा मुझे नहीं पता, कि हाई परफॉर्मेंस निफ्टी से अच्छा होगा या खराब होगा मैं नहीं बता सकता। बट पुराने 3 साल के परफॉर्मेंस के साफ साफ दिख रहा है कि निफ्टी जितना भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और चार्जेस उससे डबल डबल ले रहा है, ट्रिपल ले रहा है, 5 टाइम्स ले रहा है, एग्जिट लोड 5 टाइम्स ले रहा है, एक्सपेंस रेशियो डबल से भी ज्यादा ले रहा है। तो इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। ठीक है, ये मेरा व्यू पॉइंट है। अच्छा, आप नेक्स्ट फंड देखते हैं। नेक्स्ट फंड कौन सा है? तो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जो है वो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो जरा इसके डिटेल्स देखते हैं। इसका जो 3 इयर्स का सी ए जी आर है वो 32.75% है। तो आप यहाँ पे तुरंत देख सकते हैं कि जो निफ्टी वाला हमने देखा था
उसके कंपैरिजन में इसका हायर रिटर्न्स है। बट एट द सेम टाइम ये मिड कैप सेगमेंट का स्टॉक है, मिड कैप सेगमेंट में ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड मिड कैप सेगमेंट में वर्क कर रही है, तो ऑब्वियसली इसका रिटर्न निफ्टी से हायर होना चाहिए। जिस टाइम पे निफ्टी बढ़ रही है तो ये निफ्टी से ज्यादा बढ़ेगा, जब निफ्टी गिरेगी तो ये निफ्टी से ज्यादा गिरेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड मिड कैप में रिस्क ज्यादा होता है, रिवॉर्ड ज्यादा होता है। जब गिरेगा निफ्टी तो ये ज्यादा गिरेगा, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका एग्जिट लोड कितना है? 0.5%। एक्सपेंस रेशियो कितना है? 0.41%। जब मिड कैप को हमें कंपेयर करना है तो मिड कैप को हमें मिड कैप इंडेक्स से कंपेयर करना है, इसको निफ्टी से कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो बिकॉज हम लोग रिस्क ज्यादा लेंगे ऑब्वियसली इसके अंदर जाने के लिए, तो रिवॉर्ड के लिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कंपैरिजन की। रिस्क के लिए तो हम लोग ज्यादा रिस्क लेंगे और रिवॉर्ड कम वाले से कंपेयर करेंगे तो सेंस नहीं बनता। तो मैं मिड कैप इंडेक्स वाले से एक फंड से कंपेयर करता हूँ। तो मोतीलाल ओसवाल का एक फंड आता है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड्स। ठीक है, तो मिड कैप सेगमेंट में ये एक थोड़ा अच्छा सेगमेंट, इस सेगमेंट में परफॉर्म करने वाला इंडेक्स, एक अच्छा इंडेक्स यहाँ पे लिस्टेड है मोतीलाल ओसवाल के अंडर में। 3 इयर्स पीरियड के अंदर CAGR इसका रहा है 34.23%। अगेन, अगर कोई म्यूचुअल फंड अपने इंडेक्स से कम परफॉर्म कर रहा है तो वो अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं माना जाएगा, उसके लिए एडिशनल पेमेंट देना कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि यहाँ जो फंड मैनेजर बैठे हैं, जो एक्सपर्ट्स उन्होंने रखा होगा अपने फंड मैनेजर्स, टॉप टॉप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, वो जो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ने बना रखा है इंडेक्स फंड, उसको भी बीट नहीं कर पा रही, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एग्जिट लोड 0% है, यहाँ पे 0.5% है। इन्फेनाइट टाइम्स ज्यादा कह सकते हैं ऐसे अगर मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में बोला जाएगा, बट 0.5% ज्यादा है। ओके, एक्सपेंस रेशियो 0.3%, 0.4%। ये चार्जेस ज्यादा कर रहे हैं आपसे, और अल्टीमेटली आपको रिटर्न कम दे रहे हैं। आपको देख के लग रहा होगा कि 0.5% बहुत छोटा नंबर है, बट रियलिटी में ये 0.5% किसका 0.5% है? ये 0.5% आपके इन्वेस्टमेंट का, या जो आपके पोर्टफोलियो साइज है उसका 0.5% है। तो किसी डेट पे, आज में भी आपका एक छोटा सा फंड है, आप एक सिप कर रहे हो, इसके अंदर SIP कर रहे हो, बट 30-40 ईयर्स तक SIP करने के बाद बहुत इजीली ये अमाउंट्स करोड़ में पहुंच जाता है। बहुत इजीली ये अमाउंट्स करोड़ में पहुंच जाता है। और जब ये अमाउंट करोड़ में पहुंच जाएगा, 5 करोड़, 10 करोड़ भी अगर ये पहुंच जाता है, 2 करोड़ भी पहुंच जाता है, मान लो 2 करोड़ भी अगर पहुंच जाता है ये अमाउंट, 2 करोड़ का जो 0.5% होगा वो कम नहीं होगा। ये आप लूज नहीं करना चाहेंगे। 2 करोड़ का 0.5% आप क्यों लूज करना चाहेंगे? 2 करोड़ का 1% अगर आप देखते हो तो 2 लाख होता है। 0.5% 1 लाख के आसपास होगा, जो उस टाइम पे आपके प्रॉफिट से निकल रहा होगा। 0.5%, या अगर कहीं पे, मैं बस एक बता रहा हूँ कि 0.5%, या यहाँ पे परफॉर्मेंस में 2% का फर्क रह जाता है इसके अंदर। 2% ऑफ 2 करोड़, 2 लाख, 3 लाख रुपीज, आप अपना टोटल रिटर्न्स कम क्यों रखना चाहोगे? जब आप कम पैसे पे इसको रख सकते हो तो फिर इसको क्यों रखोगे? ठीक है, जब वही सफेदी, वही चमक, झाग कम पैसे में मिले तो कोई इसको क्यों ले? बस ये पॉइंट है। चलो आगे देखते हैं। निर्मा सुपर का ऐड याद आ गया। चलो अब थर्ड फंड देखते हैं। थर्ड फंड कौन सा है? वो उसने रखा है SBI लिक्विड फंड रखा है उसने। तो लिक्विड फंड जो भी है वो डेट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है डेट म्यूचुअल फंड है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो डेट म्यूचुअल फंड जब आप लेते हैं तो इसका फायदा पहले हुआ करता था डेट म्यूचुअल फंड का। आज के टाइम में डेट म्यूचुअल फंड का फायदा ज्यादा बचा नहीं है। ये मैंने जो इन्वेस्टमेंट बेसिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें भी मैंने बताया था कि डेट म्यूचुअल फंड का फायदा अब नहीं बचा है। कैसे नहीं बचा है, क्यों नहीं बचा है, वो भी जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके फायदे क्या हैं जरा वो देख लेते हैं एक बार जरा। SBI लिक्विड फंड 3 इयर्स का है। इसका CAGR, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है, वो 6.93% है। एग्जिट लोड 0.007%। एक्सपेंस रेशियो 0.18%। जब आपको कंपेयर करना है एक लिक्विड फंड को या डेट म्यूचुअल फंड को, तो इसको कंपेयर करना चाहिए। इसको कभी इक्विटी से कंपेयर मत करो, बिकॉज ये बहुत लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको इक्विटी से कंपेयर करेंगे तो बहुत गलत बात होगी। इसको कंपेयर करना है विद FD। आप FD से कंपेयर करके देखो, फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स और जो सेफ्टी है उसके कंपैरिजन में क्या मुझे ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है? इतना रिस्क लेना बेनिफिशियल लगता है क्या? ये FD का जो रिटर्न है, FD का रिटर्न अभी आज के टाइम पे 6.8% का है। अगर मैं लॉन्ग टर्म थोड़ा सा रखूं तो कुछ कुछ स्पेशल ऑफर चल रहे होते हैं, तो मे बी मुझे 7.1% का भी FD रेट मिल जाएगा अगर मैं थोड़े लंबे पीरियड के लिए इसको रखूं। 7.2% में मिल सकता है। तो अगर मैं 3 इयर्स के लिए इसको लॉक कर दूं अपने FD को,
तो थोड़ा सा हायर रिटर्न 7% के अराउंड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली एफडी इज मच सेफर, एफडी इज मच सेफर। एफडी के पैसे जब कहीं ब्लॉक हो रहे हैं किसी तरीके से, वो जो ऑर्गेनाइजेशन आपको एफडी दे रहा है वो फेल हो रहा है, तो काफी हद तक आरबीआई इसमें आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने आपको आ जाती है। बट जब कोई म्यूचुअल फंड कंपनी फेल होती है तो उस टाइम पर रिस्क आपका होता है, बिकॉज आपने सारा रिस्क ले देख कर समझ करके उसमें इन्वेस्ट किया है। ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू हाई, वेरी हाई वॉलेटिलिटी एंड मार्केट रिस्क। तो अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो रिस्क को समझ करके, तो आप ये साइन करते हो कि वो पैसा आपने समझ के दिया है, वो डूब भी जाए तो वो रिस्क आपका है। तो जो रिस्क रेशियो जो है मेरे ख्याल से ये इतना हाई बेनिफिट कभी भी नहीं देगा आपको, एक डेट म्यूचुअल फंड, कि आप एफडी से पैसा निकाल के वहां पे रखो। वो रखने का बेनिफिट पहले हुआ करता था जब पहले टैक्स सिस्टम अलग था। पहले डेट म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट था, इंडेक्सेशन बेनिफिट था पहले। अब गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है। लॉन्ग टर्म टैक्स में कुछ बेनिफिट पहले हुआ करता था, अब गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है। अब फ्लैट टैक्स है, फ्लैट टैक्स। जो आपके टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स है, कोई बेनिफिट है नहीं। बैंक में भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इसलिए कोई बेनिफिट है नहीं इसमें। नो बेनिफिट, नो एडिशनल बेनिफिट। तो इसलिए मैं प्रिफर करूंगा एफडी में पैसा रखना। डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डालना मैं प्रिफर नहीं करूंगा। अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप ले सकते हो रिस्क। मे बी आधा परसेंट के लिए आप अगर इसमें रिस्क डालना चाहते हो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का, तो आप ले सकते हो। बट मुझे लगता है कि जब रिस्क ले तो थोड़ा हायर रिवॉर्ड के लिए ले, कम से कम 12-13% का रिटर्न साल में निकल रहा हो तो ही इसके लिए जाएं, अदरवाइज जाने का बेनिफिट नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर आप बहुत एक्टिवली स्टॉक्स में रहना चाहते हैं, कुछ टाइम पे आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर, और थोड़े टाइम के लिए, जस्ट थोड़े टाइम के लिए अगर आप डेट म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं कि मार्केट में क्रैश आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तब तक आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसा रख रहे हो। जैसे ही क्रैश आएगा आप वहां से एग्जिट करोगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट का ज्यादा पैसा लगता नहीं उस टाइम पर। तो एग्जिट करके फिर आप स्टॉक में परचेजिंग अच्छे रेट पे करना चाहते हो, तो उस टाइप के प्लान में आप ले सकते हो इस चीज को। अदरवाइज एफडी में पैसा रखना ज्यादा बेनिफिशियल है एनी डे। नेक्स्ट, फोर्थ जो ऑप्शन है हमारे पास, क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड में इसने लगाया है पैसा, बट यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसने जो स्कीम लिया है ये थोड़ा सा गड़बड़ स्कीम ले लिया है इसने। ये डायरेक्ट वाला म्यूचुअल फंड नहीं लिया है इसने। जो अगर इसने डायरेक्ट ग्रोथ वाला लिया होता तो उसको ज्यादा बेनिफिट होता। इसने स्कीम कोई डिफरेंट ले रखा है। मैं जिस स्कीम का बताने वाला हूँ ना, वो डायरेक्ट ग्रोथ वाले स्कीम का मैं बताने वाला हूँ। जनरली म्यूचुअल फंड बेचने वाले ना बहुत गड़बड़ बेच देते हैं, रेगुलर वाला फंड दिलवा देते हैं जहाँ पे उनको बेनिफिट मिल रहा होता है। ग्रोथ वाला वो नहीं दिलवाते जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है। मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है 3 इयर्स का, जो CAGR है वो 48.8% है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। इसका एग्जिट लोड 1% है। एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। कंपेयर करेंगे विथ स्मॉल कैप का इंडेक्स, वी विल कंपेयर इट विथ स्मॉल कैप का इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में एक अच्छा म्यूचुअल फंड रन हो रहा है मोतीलाल ओसवाल का। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है। 3 इयर्स का CAGR 35.61% है। एग्जिट लोड 0% है। एक्सपेंस रेशियो 0.36% है। तो बहुत ही क्लियर सी बात है, बहुत क्लियर बात है कि CAGR में 3 साल तक लगातार 3 इयर्स के पीरियड में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपने इंडेक्स को बीट किया है बाई 13%, जो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड ये रिस्क लेने के लिए वर्थ है। इसमें मैं रिस्क ले सकता हूँ, अगर मुझे अपने पैसे डालने हो तो मैं इस पे रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है। कि मैं इंडेक्स फंड ना ले करके इस स्मॉल कैप फंड में कुछ पैसा मैं डाल सकता हूँ जो कि हायर रेट पे ग्रो कर सकता है। बट मुझे कितना पैसा डालना है ये मुझे खुद से समझ के डालना है। ठीक है। और जब भी म्यूचुअल फंड खरीदे तो डायरेक्ट वाला जो म्यूचुअल फंड होता है ग्रोथ वाला सिर्फ वही ले। स्मॉल कैप में जो ग्रोथ वाला डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है सिर्फ वही लिया करे। रेगुलर फंड के पास जाएंगे तो जो एजेंट बीच में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है वो आपके प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन ले जाएगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपका रिटर्न्स को कम कर देगा। ठीक है। तो ये एक म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कर लिया हमने। लास्ट एक फिफ्थ है यूटीआई लिक्विड फंड। ये अगेन एक लिक्विड फंड है। लिक्विड फंड जब भी आप देखो तो समझना कि वो डेट फंड है। ठीक है। यहाँ मेंशन भी किया हुआ है ऐसे कि डेट फंड है।
ओके, इसमें कुछ 1500 रुपए का बार बार आप अपने बैंक से पैसा निकाल करके इस फंड में बार बार परचेज कर रहे हो, मंथली परचेज कर रहे हो इसको। आपको लगता है इतने ट्रांजैक्शन का बेनिफिट कभी आपको होने वाला है? डेट म्यूचुअल फंड में बार बार अपने बैंक से पैसा निकाल निकाल के डालते जाओगे, वो भी एसआईपी। क्यों एसआईपी कर रहे हो आप? एसआईपी का बेनिफिट क्या है? एसआईपी का बेनिफिट होता है एवरेजिंग करने के लिए। आपको क्यों एवरेजिंग करनी है? इसमें कितना रिटर्न का एवरेज हो जाएगा? इनका रिटर्न एफडी के बराबर ही होता है मोस्टली। एफडी से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 0.1 0.2% ऊपर नीचे। इसमें आप एवरेजिंग क्या करना चाहते हो? कहीं फॉल तो होने वाला है नहीं। तो कोई सेंस नहीं बनता इस म्यूचुअल फंड को इस तरीके से रन करने का। इसमें इन्होंने ग्रोथ वाला म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, देखिए आप सेंस देखो क्या है, क्या मजाक है। ग्रोथ म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, इसमें ग्रोथ म्यूचुअल फंड लेने का कोई ज्यादा मतलब है नहीं, इस पूरे फंड को लेने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो इनमें से सिर्फ एक म्यूचुअल फंड मुझे मुझे पसंद आया अभी तक। क्वांट का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मुझे पसंद आया है, तो मैं उसको ऐड कर लूंगा अपने लिस्ट के लिए भी, अपने पोर्टफोलियो में भी मैं उसको ऐड करने का सोचूंगा। ठीक है, तो ये यूटीआई लिक्विड फंड। यूटीआई लिक्विड फंड, इसके 3 साल का परफॉर्मेंस है। सी ए जी आर 6.98%। अगेन एफडी से बहुत ज्यादा नहीं है, एफडी से 0.1 0.2% है। रिलेटिवली जितना रिस्क उठाना पड़ेगा, वर्थ मुझे नहीं लगता। यूटीआई जो एक्सिस बैंक का जो ग्रुप है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, प्राइवेट ग्रुप है, इतना ज्यादा ट्रस्ट। ठीक है, देख लेते हैं रिटर्न्स में उतना एडवांटेज मिले तब मैं वो रिस्क को लूंगा। हमेशा एक रिस्क का एक रिवॉर्ड है, समझ ये करना है कि उसका कोई बेनिफिट है या नहीं। इसको एसआईपी मोड में तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। अगर मुझे लेना भी होगा ये म्यूचुअल फंड तो मैं लमसम वन टाइम सी ए जी आर देखकर 5-10% का ले सकता हूँ, 5-10 लाख का अराउंड में ले सकता हूँ। और पर्पस ये होगा कि मार्केट जब गिर जाए, स्टॉक मार्केट गिर जाए, तो मैं स्टॉक मार्केट खरीदूँ, मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूँ। अदरवाइज ये म्यूचुअल फंड मेरे लिए तो वेस्ट। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका अपना चॉइस। तो ये थी मेरी एनालिसिस इन इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के ऊपर, जो 5 म्यूचुअल फंड्स थे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। आपके पास भी ऐसा कोई पोर्टफोलियो है जो आप रिव्यू कराना चाहते हो तो आप भेज सकते हो। मैं अपने फ्री टाइम में, जब छुट्टी का दिन कभी हो, तो मैं एक बार को देख लूंगा। ठीक है, आज की मीटिंग है, आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।